हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स के सिलेबस पहले डिस्कशन करते हैं कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, जो क्योंकि साइंस का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है आजकल। और इसमें क्या क्या चीजें हमको करना है उसमें हम देखते हैं। इनका सिलेबस पहले देख लेते हैं। साइंस के तीनों पार्टों का वीडियो आएगा, पहले फिजिक्स का डालूंगा और फिर केमिस्ट्री का और फिर बायोलॉजी का आपके सर पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो हमको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है इसमें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट इसको बोलते हैं हम लोग मात्रक और मापन। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें गति पढ़ेंगे हम लोग, मोशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश। और चौथा है ध्वनि, साउंड। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी तक का एग्जाम क्यों ना हो, वहां तक के लिए आपको साइंस का जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो काफी होगा, इनफ होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 5 नंबर पे आपका चैप्टर पहला हो गया यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, लाइट, साउंड। अगला आता है आपका हीट, ऊष्मा पढ़ना है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके अलावा हम देखें तो 6 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट्स है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। 7वें नंबर पे आ जाता है आपका साइंस और टेक का कुछ पार्ट आता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट के द्वारा जो हम भेजते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो स्थैतिक कक्षा के उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह वगैरह वगैरह, जो आजकल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है 8 नंबर में, उसको बोलते हैं विद्युत धारा। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी मिसलेनियस कुछ है, उसको हम 9 में डाल देंगे, उसको बोल देंगे विद्युत। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स में, जहां से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। इसमें आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है तो एकदम बेसिक चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं लाइट से। लाइट के सारे वीडियो आज आपको मिल जाएंगे, 3-4 पार्ट में वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आज का प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइट होता क्या है, प्रकाश होती क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, तो पहला तो पॉइंट आएगा, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ही बनता है कि प्रकाश क्या होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। हम दोनों मीडियम में लिखने का कोशिश करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो कैसी ऊर्जा होती है, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि पहला तो हो गया कि ऊर्जा होता है जिसके सहारे, अगर बेसिक डिफिनेशन पे हम लोग जाते हैं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके सहारे हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए क्या कोई रेंज होता होगा, तो रेंज जो होता है देखने के लिए, लाइट का जो रेंज होता है, वो जो हमारा रेंज होता है कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78। ये जब तरंग पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि वाले में, वो चैप्टर में ही थोड़ा सा उसमें पढ़ाएंगे हम, तो वहां पे बताएंगे कि ये क्या लिए हम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है यहाँ पे, तो ये तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ, उसका ऐसा ही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, ये सब क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हम बेसिक से क्लियर करते चल रहे हैं।
ज़्यादा थियोरेटिकल भी नहीं होंगे। 2D पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बस वही करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दृश्य से प्रकाश का परास कितना होता है। तो दृश्य से प्रकाश का परास कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। ये होता है कभी कभी ऑप्शन 4000 से होता है, 4000 से लेके 8000 तक। तो वो भी आंसर आसपास जो भी मिल जाए वो सही होता है। कभी कभी इसको नैनोमीटर में दिया रहता है। तो हम दोनों में देख लेते हैं। पहले देखते हैं एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है। तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। कन्वर्जन जो हम यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे आज ये क्लास में। दूसरा इसको अगर देना है तो नैनोमीटर में भी देता है। तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा 339 नैनोमीटर। ये सब क्या है इसका सिंबल होता है, संकेतक होता है। ए के पावर डिग्री देंगे तो इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो इसी प्रकार एमएम को शॉर्ट में इसको जो लिखा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं नैनोमीटर बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3900 से 780 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल गया। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। ये सब जो चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो हम यूनिट डायमेंशन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी थोड़ा बस बेसिक बता दे रहे हैं। 10 के पावर माइनस 9 मीटर होती है। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो गया और बेसिक फिजिक्स हो गया। ये जो होता है 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक हीट वो ले रहे तो 3-4 से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और आजकल जैसे एग्जाम का पैटर्न हो गया है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री के फिर ज्यादा पूछे जा रहे हैं और फिर बायोलॉजी। पहले होता था इस बार बीपीएससी को ही देख लिए 2-3 बार से। तो बीपीएससी में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। उस 30 में से पहले जो है बायोलॉजी 14 से 16 पूछा जाता था। आजकल फिजिक्स हो गया है, फिजिक्स पूछे जा रहे हैं 12 से 14। फिर केमिस्ट्री आ रही है और फिर आ रही है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का वेटेज कम गया है और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया है। दरोगा का भी क्वेश्चन आने वाला है, उसमें भी 20 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएगा। रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको साइंस से 25 क्वेश्चन मिलेगा। तो साइंस एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है क्योंकि साइंस में नंबर बहुत जल्दी से उड़ जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस समझ में आ रही है तो भूलने का तो कोई सवाल यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे से साइंस जो पढ़ लेते हैं उनका मतलब एक बार में ही क्लियर हो जाता है। पर ध्यान से बेसिक से एकदम बेसिक्स एनसीईआरटी है उसके बेसिस पे हम पढ़ाएंगे एकदम स्लोली। और थोड़ा तेज बोल रहे होंगे तो मतलब ट्राई किया जाएगा। मेरा पहला वीडियो है। चलिए तो अब प्रकाश के बारे में डालिए, उसका रेंज पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कैसा होता है इसका प्रकृति, प्रकाश की जो प्रकृति होती है इससे भी क्वेश्चन बनती है। बेसिक बातें हैं, नेचर कैसा होता है। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा और साथ में नोट कीजिएगा तो अच्छा सा नोट बन जाएगा आपका। तो प्रकृति प्रकाश की कैसी होती है, तो डबल होता है नेचर। एग्जाम में क्वेश्चन भी देखे होंगे। इसका प्रकृति जो होता है तो नेचर होता है डुअल होता है। डुअल बोलने का मतलब है कि इसमें कण का भी प्रकृति होता है। जैसे कण व्यवहार करता है, कण सिंपल मोशन करता है तो कण का भी व्यवहार कण के जैसा व्यवहार करता है और तरंग के जैसा व्यवहार करता है। तो इसमें पार्टिकल का भी कैरेक्टर आता है एज वेल एज इसमें वेव का भी कैरेक्टर होता है। इसलिए प्रकाश को बोलते हैं। 2 को नेचर हो गया ना, एक कण का हो गया, एक तरंग का हो गया, इसलिए इसको डबल बोलते हैं। दोहरी प्रकृति दिखाती है। तो प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है तो दोहरी होती है। कैसा होता है तो पार्टिकल का भी होता है और तरंग का भी होता है। ठीक है, तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि वाले चैप्टर में। वहां पे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तरंग क्या होता है। और कण है तो पूरा मोशन हम लोग पढ़ने वाले, गति चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है तो डुअल नेचर होता है, मतलब दोहरी होती है। ये कण की तरह भी काम करता है और तरंग की तरह भी काम करता है। एक एक चीज नोट करते जाएंगे हम लोग बेसिक से एकदम। अगली जो बिंदु आती है वो है प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो सारे आज हम लोग क्लियर कर देंगे। इसको पहले डिनोट किससे करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को, तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। स्पीड ऑफ लाइट होता क्या है किसी माध्यम में, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है। तो 2-3 माध्यम में सबसे निर्वात ले लेते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है। मतलब जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, मतलब जैसे मान लीजिए आप रोड पे दौड़ रहे हैं,
पानी में दौड़ रहे हैं या फिर कहीं जैसे मान लीजिए कोई कांच है, इमेजिन कीजिए कि आप कांच में दौड़ रहे हैं, तो किस में आप ज्यादा स्पीड चल पाएंगे? तो चलने का बात बोला जाए कि आप जैसे बोल दिए कि आपको वायु है, जल दे दिया जाए और कांच दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि आप किस में चल पाएंगे। अपने आप को इमेजिन कीजिए, प्रकाश को भूल जाइए, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर वायु में जल्दी से हम दौड़ पाएंगे, जल में थोड़ा सा कठिनाई होगा और कांच में तो चलना पॉसिबल नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई अणु है, एक पार्टिकल है, तो किस में ज्यादा जल्दी चलेगा, फ्रीली मूवमेंट कीजिएगा, तो सबसे अच्छी मूवमेंट जो होगी वो आपकी कांच में नहीं होगी ना, किसमें होगी? वायु में होगी। हम निर्वात की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितना आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसमें ज्यादा होगी और 2-3 ऑप्शन दिया रहे, तो आप लाइट को भूलिए और खुद सोच लीजिएगा, अगर याद नहीं रहा तो ऐसे तो रख लेना है। अगर याद नहीं रहा तो कि हम किसमें ज्यादा सुविधाएं चल सकते हैं, निर्वात में चल सकते हैं, वायु में चल सकते हैं, जल में चल सकते हैं या कांच में चल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि सबसे अच्छा तो हम निर्वात में चल पाएंगे। तो जहां हम सबसे अच्छा चल पाएंगे वहां प्रकाश भी सबसे अच्छा चल पाएगा। तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा कहां पे हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वायु में, वायु के बाद जल में, और जल के बाद कांच में। और भी सारे ऑप्शन आते हैं, सबका हम लिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक कहां पे होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में होती है कितनी है तो अब देख लीजिए। तो सी की वैल्यू निर्वात में होती है, सी की वैल्यू होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वायु में आते हैं, तो वायु में जो वैल्यू होती है इसकी वो भी होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, हमेशा ये दोनों का सेम मान लेते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलवेज सेम मान लेते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे कि वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸ ही मानेंगे। ऑप्शन में मेनली होता नहीं, इसको हम लोग अक्रॉस कितना मानते हैं? 3। क्या हो रहा है इसको? ठीक है, इसको उधर जाएंगे। अक्रॉस इसको हम लोग 3 मान लेंगे। तो सबसे अधिक देखिए निर्वात में, तो एक तरफ इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो निर्वात में सबसे अधिक होगा, अगर हम कंपेयर पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे अधिक निर्वात में हो जाएगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ही दिक्कत हो रहा है हमको। एक बार हम फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अधिक निर्वात में होती है, निर्वात से ज्यादा फिर किसमें होगा, कम किसमें होगा? तो वायु में। वायु से कम पूछे तो जल में, जल से कम पूछे तो कांच में, ठीक है। कांच भी 2 प्रकार की होती है, वो हम केमिस्ट्री का पार्ट है, पढ़ेंगे हम लोग। कांच कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है वहां पर भी। तो एक आदमी इसमें कितना होता है, सबका वैल्यू आप लिखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में कितना होता है तो देखिए यहाँ पे घट जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है 2 × 10⁸ जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2.25 है, 2 है। और कांच में कितना होता है तो कांच में वही, वायु में सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये कांच का है, ये जल का है, और वायु में तो हम लोग सेमी मानते हैं ना। तो वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। और इससे कम किस में हो जाएगा तो डायमंड में। ये ऑप्शन में ज्यादातर दिया जाता है कि सबसे कम किस में होगा तो डायमंड में हो जाता है। तो ये 5 हो गया आपका, निर्वात, वायु, जल, कांच और डायमंड। इतने में याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने में एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक बात है कुछ से रिलेटेड। अब देखिए प्रकाश का जो होता है 5 प्रॉपर्टी होता है। कितनी होती है? 5। पांचों के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। पहला को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको लिख लेंगे तो लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा होता है प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, शॉर्ट में लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा होता है प्रकाश का विवर्तन,
मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा होता है प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, सब में प्रकाश का लगा हुआ है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, और पांचवा होता है प्रकाश का ध्रुवन, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके अपने आप में एक चैप्टर ही है। इसमें देख लीजिए, एक से अगर ध्वनि पढ़ेंगे तो वहां पे अभी हम बताए थे ये पांचों जो 1 2 3 4, ये जो ऊपर वाली चारों प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग ध्वनि में भी पढ़ेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ध्वनि में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो नहीं पाई जाती, जो प्रकाश में होती है। एग्जाम में याद रखिएगा, ध्रुवन की जो प्रॉपर्टी होती है, ध्रुवन की जो क्रिया होती है वो ध्वनि में नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है? तो सिर्फ प्रकाश में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ध्वनि और प्रकाश में, जब हम ध्वनि भी पढ़ लेंगे, दोनों में कंपेयर करके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिसका चाल ज्यादा होता है, इसका चाल कम होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब वो ठनका, जानते होंगे आप लोग, जब ठनकती है तो हमको दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में देता है, तो उसको कंपेयर करके हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रकाश पढ़ने के बाद ध्वनि पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्वनि में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है जो प्रकाश में होती है। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवन होगा। ध्रुवन की जो प्रॉपर्टी है वो ध्वनि में नहीं होती है, प्रकाश में होती है। लेकिन अगर हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं, सबसे पहले शुरू क्या करना है हम लोग को? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं, एक एक करके पांचों के बारे में पूरे आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर इसका आपको कल एमसीक्यू करेंगे हम लोग लाइव क्लास में, तो वहां पे आप लोग आइए और एमसीक्यू में आंसर दीजिए। सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। तो पहला शुरू कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े प्रकाश के बारे में बेसिक था, वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और उसके हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी होता है, हमने लिखा अभी, उसमें से पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सी प्रॉपर्टी ध्वनि में होती नहीं होती है जो प्रकाश में होती है? क्वेश्चन एग्जाम में बात पूछी जाती है बार बार। तो याद रखेंगे, ध्रुवन जो होती है, ध्रुवन की प्रॉपर्टी ध्वनि में नहीं होती है, प्रकाश में होती है सिर्फ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है प्रकाश, तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका हम लोग प्रासर रेंज देख लिए, 3900 से लेके 7800 तक होता है। अब यहाँ देखिए क्या है परावर्तन, मतलब किसका परावर्तन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसी सतह से टकराया और चला गया। किसको टकराना है यहाँ पे? प्रकाश को। तो मतलब कोई एक ऐसा सतह होगा जिस तरह से प्रकाश आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। इसी घटना को बोलेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमको एक बात और जानना पड़ेगा कि प्रकाश की जो रेखा होती है वो दिशा किस पे गमन करती है। तो देखिए प्रकाश जो होता है, एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे मान लीजिए आप कहीं बल्ब लग जल रहा है, कोई बल्ब जल रहा है और बल्ब के सामने अपना लाइट रखते हैं, तो पीछे क्या होता है? छाया का निर्माण होता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगी तो छाया का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। अगर छाया बन रही है, इसका मतलब क्या कि कोई प्रकाश के पाथ में आ रहा है कोई वस्तु, तो उससे जो प्रकाश जो है यहाँ पे अवशोषित हो जा रहा है, जिसके कारण इसका क्या बन रहा है? छाया बन रहा है। छाया और प्रतिबिंब में अंतर होती है, वो आगे हम लोग समझेंगे। एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश जो होती है सदैव सीधी रेखा पे गमन करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें आई और एक सतह से टकराई और फिर मुड़ गई। प्रकाश की किरणें आई, एक सतह से टकराई और फिर मुड़ गई। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे कंडीशन है, क्या हर एक वस्तु होगा जिससे प्रकाश टकराने के बाद मुड़ जाएगी? तो ऐसा इसका आंसर क्या मिलेगा? नहीं, हर एक वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद नहीं मुड़ेगी। अगर हर एक वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश नहीं मुड़ेगी तो जो विशेष वस्तु होगा वो कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, इसे मान लीजिए एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो इसके लिए कंडीशन है कि इस पे प्रकाश टकराएगी तो इससे मुड़ेगी। कब मुड़ेगी? तो मुड़ने के लिए एक होना चाहिए कि ऊपर वाला जो सतह होना चाहिए ना, इसका ये जो है, इसका ऊपर वाला जो सतह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए?
ऊपर वाला सतह जो होना चाहिए चिकना होना चाहिए, हाईली स्मूथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाईली स्मूथ होना चाहिए। मान लीजिए कांच है, कांच का सतह कैसा होता है, हाईली स्मूथ होता है, तो क्या उससे प्रकाश परावर्तित हो जाती है, नहीं होती, प्रकाश उसके आर पार चली जाती है। तो नीचे वाला सतह कैसा होना चाहिए, नीचे ऊपर की बात नहीं, मतलब एक कोई भी सतह होगा, ठीक है। मान लीजिए हम ये वाला हाईली स्मूथ बोल रहे हैं, तो नीचे वाला सतह को तो कुछ करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे पॉलिश होना चाहिए। इसको देख के आपको एक चीज याद होगा, दर्पण याद होगा। दर्पण का एक सतह हाईली स्मूथ होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, उसको पॉलिश होता है। तो वो ये जो ऊपर वाली सतह जो चिकनी सतह बनी, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाती है, जैसे दर्पण देखिए, जैसे मान लीजिए कांच का टुकड़ा लिए, कांच के टुकड़े की एक तरफ को क्या किया हम लोग, एक तरफ को इसको हम कलर कर दिए, एक तरफ पॉलिश हो गया, एक तरफ हाईली स्मूथ कांच का होता ही है। तो ये जो सतह बन रही है इधर वाली सतह, इसी को हम लोग कौन सा सतह बोल रहे हैं, परावर्तक सतह बोल रहे हैं। अब इस सतह से कोई अगर प्रकाश की किरण टकराती है तो वो मुड़ के जाएगी, मुड़ के जाएगी, उसी घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरणें कोई आ रही है, तो यहाँ पे कोई माध्यम होगा, वायु होगा, पानी होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे एक माध्यम होगा, यहाँ पे एक माध्यम होगा, और ये जो कांच है या फिर ये जो दर्पण है हमारा, ये जो ये है, ये खुद में एक क्या है, एक माध्यम है। इधर हो सकता है कोई और माध्यम हो, इधर माध्यम, तो इसको M1 होगा, हो सकता है ये M2 हो सकता है, ये M3 हो सकता है। माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3। माध्यम कुछ जैसे हम रोड पे चले तो रोड हमारा माध्यम हो गया, पानी में चला पानी माध्यम हो गया, तो ये सब माध्यम होता है, रोड, पानी, हवा, ये सब माध्यम होता है, इसमें कोई वस्तु चले, ठीक है। तो प्रकाश गमन कर रही है, प्रकाश गमन कर रही है, तो ये एक माध्यम से किसी और माध्यम से ऐसा हो सकता है, पानी से आ रहा, पानी में कोई बल्ब लगा, पानी से लाइट आ रही है, तो पानी एक माध्यम हो गया, पानी से फिर हवा में आ रही है, तो हवा दूसरा माध्यम हो गया। तो माध्यम चेंज होती है ना, तो बहुत सारे माध्यम होती है। तो मान लीजिए ये माध्यम से आया, ये कोई भी माध्यम एक था, यहाँ से प्रकाश आया तो कांच में घुसेगी पहले, कांच में घुस रही है तो एक और माध्यम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी फिर माध्यम चेंज हो रहा है। फिर अगर मान लीजिए इधर एक पॉलिश नहीं है, इधर चली जाएगी, प्रकाश आर पार हो जाएगी, तो ये कोई और माध्यम होगा, मे भी हवा हो सकता है, मे भी पानी हो सकता है, तो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं पहले। तो हम लोग परावर्तक सतह क्या होता है वो समझ लिए, एक तरफ से हाईली स्मूथ चिकना होगा और दूसरे तरफ से अगर पॉलिश कर दे ताकि उससे प्रकाश वापस नहीं जा, उसके आर पार नहीं जा सके, तो उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश क्या होता है वो समझ लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक, जो सवजाय सीधी रेखा पे गमन करती है। प्रकाश का जो प्रकाश रेंज होता है वो 3900 से लेके 7800 होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। इतना बात हम लोग समझे अभी तक। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समझे हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, फिर वायु, फिर जल, फिर कांच, फिर डायमंड, हीरा। इतना याद रखेंगे, इनफ, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखिए, जब प्रकाश की डिफिनीशन पे अगर जाएंगे तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से या फिर किसी स्रोत से आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी में वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आए, यहाँ एक स्रोत है, लाइट है, बल्ब जल रही है, तो यहाँ से बहुत चारों तरफ किरणें जाएगी, तो यहाँ से एक किरण इधर आएगी और इस सतह को हम क्या किए, कलर कर दिए। मतलब ऊपर वाली सतह कैसा कार्य करेगा, तो ऊपर वाला सतह परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। ये वाला सतह परावर्तक सतह हो गया। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और लौट के चली गई। तो माध्यम चेंज हुआ क्या, यहाँ पे एक एक चीज बारीकी से समझना है। डिफिनेशन याद कर लेते हैं, फिर पता ही चलता है किस माध्यम से, अगर क्वेश्चन घुमा दे तो फिर पता ही चलता है। देखिए यहाँ पे माध्यम चेंज हुआ क्या, जहाँ से पानी, जहाँ से लाइट आ रही है उसी माध्यम में वापस जा रही है। इस डिफिनेशन को प्यार से एकदम बोल सकते हैं हम। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन संबंधित दो नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं, तो दो नियम हैं इसके। नियम है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला देखते हैं क्या है, तो पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखिए, इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो ये परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह के परपेंडिकुलर में, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एक 90 डिग्री होगा। एक आप जानते होंगे कि एक रेखा पे हम लोग 360 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो एक ऊपर 180 हो गया
डिग्री, नीचे 180 डिग्री। इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 और ये 90। तो ये 90 पे अगर किसी रेखा को काट रहे हैं तो उसी को यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। मतलब एक समानांतर रेखा के परपेंडिकुलर, अभिलंब। परपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं और n से डिनोट करेंगे इसको। तो पहला जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि देखिए आने वाली किरण, सिंपल सा, आप इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, आने वाली किरण। मतलब कहां से आ रही है, तो जहां से सोर्स है लाइट का जहां से सोर्स है वहां से आ रही है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। टकरा के फिर जाएगी, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन है, टकरा के लौटना ही पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित होके गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित, एकदम बेसिक से एकदम एक एक पॉइंट को याद करके हम चल रहे हैं, तो एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाले हैं। एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। एग्जाम का लेवल टफ नहीं हो रहा है, पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। अच्छे लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग सिर्फ लूसेंट बैठिएगा, ऊपर से पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझिए कि अगर प्रकाश की किरण आ रही है एक माध्यम से तो उसी माध्यम में जा रही है। एग्जाम में मान लीजिए दूसरा माध्यम दे दिया तो वहां फंस जाएंगे। एक एक पॉइंट को आप अगर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पूरा उसके गहन में जाके पढ़िए, उसके बेस लेवल पे जाके पढ़िए, अच्छे से समझिए। फिर वो आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा, और याद रहने के साथ आपका उस पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको देखते हैं। तो ये सब तो 10 में से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। पहला नियम तो याद है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। इसको हम कैसे सोच सकते हैं, तो देखिए ये है हमारा मोबाइल, ठीक है। मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आई, ये सतह है हमारा परावर्तक सतह, तो ये प्रकाश आई यहाँ पे, ठीक है। एक और पेन मिल जाती तो चलिए, नहीं मिल रही है, पेन नहीं, ये आ रही है एक सतह से, ठीक है। तो यहाँ पे टकराई, ये प्रकाश की किरणें आई, तो एक आने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण, ठीक है। ये जाने वाली किरण, मान लीजिए टकरा के इधर जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो सतह है परावर्तक सतह, उसके 90 डिग्री पे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हो जाएगा अभिलंब। 90 डिग्री यहाँ पे कौन बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला कौन 90 डिग्री बन रही है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। तो पहला जो नियम बोलता है, आपतित किरण, पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। एक तल में बोलने का मतलब कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर नहीं जा सकता है। मतलब देखिए, एक अगर ये तल है हमारा, तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें आ रही है तो जाने के लिए इसी तल पे जाएगी, एक ही समतल में। मतलब एक पेपर हाथ रखते तो उसी में आएगा। अभिलंब भी देखिए, यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतल में आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आपतित किरण यहाँ पे आया और परावर्तित किरण इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, समतल चेंज हो रहा है। तो ये बात याद रखेंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो प्लेन चेंज नहीं करते हैं। 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, आप जानते हो कि मैथ में पढ़े कोऑर्डिनेशन, ये वाला इसको एक्स अक्ष, वाई अक्ष अगर माने इसको जेड अक्ष, तो यहाँ पे एक बन रहा है प्लेन, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, तो अगर वो इस प्लेन में आ रहा है एक्स वाई में, तो एक्स वाई में ही जाएगी, मतलब किसी और में नहीं जा सकती। इसका बनेगा 3 डायमेंशनल चीजें, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और इसी पे गई, ठीक है। तो पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है वो समझिए। तो पहला नियम तो समझ में आ गया। दूसरा नियम यहाँ पे देखिए, आपतित किरण जो आती है वो कुछ कोण बनाएगी, किसके साथ, अभिलंब के साथ। इस कोण को बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए आई से डिनोट करते हैं, इस कोण को हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। इस आई को बोलते हैं, जो एंगल आई है हमारा, इसको बोलते हैं आपतित किरण है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन, आपतन कोण, ठीक है। आर को क्या बोलेंगे हम लोग, आर को बोलेंगे परावर्तित किरण के साथ बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंग्लिश से बोलने के। तो दूसरा नियम ये बोलता है कि ये जो आई होता है, इसको मिटा देते हैं, ये जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पे याद रखने लायक क्या बात है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाती है। ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पे एरो पे बहुत ध्यान देंगे आप लोग।
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी फंस जाते हैं। एरो पे ध्यान देने का बहुत जरूरी है। ये वाला जो कोण बन रहा है इधर से बन रहा है, मतलब अभिलंब से। आपतन कोण हो या परावर्तन कोण हो, कहां से बनती है? तो अभिलंब से बनती है। इसी बात को ध्यान से रखेंगे। इस पे क्वेश्चन भी बनती है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा उसका। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, एक क्वेश्चन बन गया कि किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तक सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सब कुछ हम लिख रहे हैं, तो आप लोग जब पढ़िएगा तो जिनको पहले से बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, जो बेसिक कमजोर है, तो वो लोग क्या कीजिए, इसको अपने से कॉपी किताब लेके बैठिए और लिख के पढ़ा कीजिए। तो ऑनलाइन का पढ़ाई दिमाग में आता नहीं है, ऑनलाइन ही रह जाता है। किसी प्रकाश के स्रोत आने वाली प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तक सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन बस समझने के लिए आपको दिया है। जैसे बोल रहा है क्या कि किसी प्रकाश के सोर्स, तो कहीं से आ रहा है, एक सतह ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। एग्जाम में सब नहीं बनाना, लेकिन समझना, जब पढ़ना है, जब कोई चीज पढ़िए तो 10 मिनट ज्यादा लगे, आधा घंटा ज्यादा लगे, 1 घंटा ज्यादा लगे, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको क्लियर करके पढ़िए, एकदम टू दी पॉइंट, एकदम मन प्रेस करके। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे रट रहे हैं, पता ही चल रहा है। तो ये अभिलंब बना लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से कोई किरणें आ रही है, यही बोल रहा है, किरणें आ रहा है, तो टकराने के बाद फिर जा भी रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, कौन बना रही है? इसको आई बोल रहे हैं, इसको आर बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तक सतह के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। परावर्तक सतह के साथ बोल रहा है, ये आई का मान है क्या? एग्जाम में जल्दी से अगर हम लिख लेंगे कोण आई इक्वल टू 60 डिग्री, तो आंसर मान देंगे कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोण आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आंसर सही हुआ क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? तो देखिए, परावर्तक सतह के साथ बोल रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये टोटल एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, मतलब इक्वल टू कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। तो ये वाला आर का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि याद रखिएगा कि ये जो कोण बनता है आई और आर का, वो कहाँ से बनती है? अभिलंब से बनती है। यहाँ से 2 केस पढ़ लेते हैं हम लोग। केस 1 फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। केस 1 यहाँ पे देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है? अभिलंब के समांतर हो। तो पहला केस यहाँ पे बन जाता है, जब प्रकाश की किरणें अभिलंब के समानांतर हो। तो ये केस नंबर 1 बनेगा। यहाँ से 2 केस है, इसको याद रखिएगा। अभिलंब के समांतर, तो इसी डायग्राम में हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिलंब के समानांतर बोलने का मतलब क्या हुआ? ये हमारा अभिलंब हो गया, नॉर्मल है, तो नॉर्मल के क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब इसी पे आ रहा होगा। तो इसका पूछेगा कि इसमें क्या पूछेगा? तो इसमें आई और आर का मान कितना होगा? था जब अभिलंब के समांतर आ रहा है, तो यहाँ से आई बना रहे हैं, यहाँ से आर बना रहे हैं, यहीं से अभिलंब से बनती है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 90 डिग्री गलती से भी नहीं मानना है। जब अभिलंब के समांतर हो तो 0 डिग्री, मतलब क्यों? क्योंकि हम 10 बार समझा चुके हैं आपको कि जो भी कोण लेते हैं आई या आर, तो कहाँ से ली जाती है? वो ली जाती है अभिलंब से। हम बार बार इसको जोड़ित करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आती है और गलती हो जाती है। केस नंबर 2 देख सकते हैं हम लोग।
केस नंबर 2 यहीं पे बन जाएगा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। बाकी सारा ऊपर ठीक है। जब प्रकाश की किरणें अविलंब के, यहाँ पे लिखना है क्या, या फिर इसको लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह के समांतर, ठीक है। तो 2 केस बनेगा, जब अविलंब के समांतर हो तो 0 डिग्री दोनों, मतलब आपतन कोण का मान बराबर परावर्तन का कोण का मान बराबर 0 डिग्री। और दूसरा बनेगा जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह के समान हो, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, I बराबर होगा R के, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 90, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री।